हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो आज हमारी क्लास है वो 11वीं क्लास की जो हमारा अर्थशास्त्र है उसकी क्लास ही है हमारी बच्चों। जो हमारा शेष जो आपका टॉपिक रह गया था मैं उसे ही कंटिन्यू करूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप अपनी किताब कॉपी लेकर बैठ गए होंगे और जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आप अच्छे से अपने घर पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो भी हमारा टॉपिक बचा है आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम सबसे पहले जो आपका देख रहे थे, मैं आपको बता दूं, तो हम यही देख रहे थे कि आखिर में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी मूलभूत विशेषता क्या है। और उस मूलभूत विशेषता हमने साथ में ये भी देखा कि ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को आपका प्रभावित कर रहे थे और ऐसे कौन कौन से कारक थे जिनसे आपके प्रभावित हुए। हमने साथ में ये भी देखा कि हमारा किस तरह निम्न जो आर्थिक विकास हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसका क्या कारण रहा है और कौन सी ऐसी ब्रिटिशर की आपकी पॉलिसियाँ थी, जो आपकी नीतियाँ थी, जिसके माध्यम से हमारा विकास अच्छा नहीं हो पाया। और साथ में हमने ये भी देखने की कोशिश करी जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र था वो कैसे पिछड़ा और कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं आई कि भारत की कृषि, जिस पर आपके 85% लोग आपका निर्भर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो आपकी नई जमींदारी व्यवस्था आपकी लागू की गई उस व्यवस्था से कहीं ना कहीं वो आपका नष्ट हो गया। और भारतीय लोगों को एक जो अपनी कृषि क्षेत्र था, जो उनका मूलभूत रूप था, उसमें कहीं ना कहीं एक उन्हें बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया और वो एक आपका नष्ट होना शुरू हो गया। साथ में हमने ये भी देखा है कि हमारी क्या विशेषता थी और किस प्रकार की आपकी नीतियाँ रही हैं। फिर भी मैं एक बार आपको छोटा सा ब्रीफ में आपको रिविज़न कराना चाहता हूँ। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। देखिए, जो हमारा था हम विशेषता देख रहे थे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, हमने उस पर ध्यान दिया था कि आखिर में हमारी विशेषता क्या है हमारी अर्थव्यवस्था की, हमने उस पर पूरा ध्यान दिया। और हम साथ में ये भी पढ़ रहे थे कि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो हम लोग कहाँ से करेंगे। हमें उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर अच्छा पता करना है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमें साथ में वो टाइम भी देखना पड़ेगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले में क्या स्थिति थी, तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था का सही सटीक आकलन कर पाएंगे। और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चों, मैं वही क्षेत्र आपको पढ़ा रहा था जो हमारे आज़ादी से पहले जो हमारे क्षेत्र थे उनमें कौन कौन से परिवर्तन आए, किस प्रकार परिवर्तन आए, ये सब चीज़ें हम देख रहे थे। जिसमें मैंने आपको बताया कि निम्न स्तरीय जो आर्थिक विकास हुआ था हमारे यहाँ वो किस कारण से हुआ था, ऐसी क्या नीतियाँ थी, क्या पॉलिसी थी, मैंने उसके बारे में आपको बताया बच्चों। साथ में मैंने आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र के बारे में कल आपको बता दिया था और जो आपका बचा है छोटा, आज हम उसको आपका पूरा कर लेंगे। साथ में दूसरा हम ये भी देख रहे थे कि आज जो हमारा चैप्टर है इसके आगे जो हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र, हम साथ को जो भी है हम इसको आज से पूरा कंप्लीट करने की अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको अच्छे समझ आएगा। आइए हम लोग चलते हैं आपका अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था ये इतना तक, अब तक मैं आपको जो मेरा 2 लेक्चर हुए हैं ये मैं पूरा आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि हमारा जो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमने क्या क्या किया है, कौन से ऐसे आकलनकर्ता हैं जिनके माध्यम से हमने पूरी अपनी अर्थव्यवस्था को समझने की अच्छे से कोशिश की है बच्चों। उसी दिशा में हम लोग जो अपना पढ़ रहे थे वो एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और किस प्रकार से एग्रीकल्चर आपका नष्ट हुआ या किस प्रकार की नीतियाँ आई हमने ये भी देखा। और साथ में हमने देखा कि जमींदारी व्यवस्थाएं तो आपकी उसके लिए साथ में उत्तरदायी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी अपनी व्यवस्थाएं थी, जैसे कि आपकी सिंचाई हो, उर्वरक का प्रयोग हो, वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, वो सब चीज़ें जो हमारी एग्रीकल्चर था वो आपका पिछड़ गया। और साथ में हमने देखा कि कुछ समय के बाद ही क्या हो गया, आपकी नकदी फसलों का बोलबाला हो गया। यानी कि उन नकदी फसलों में जो उत्पादन था वो तो बहुत अच्छा था, जिससे किसानों को लाभ मिलना था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो लाभ किसानों को ना मिलकर किसे मिला, आपका ब्रिटिशरों को। क्योंकि वो जो आपकी फसलें थी वो कहीं ना कहीं कहाँ जा रही थी, अंतिम रूप से जो आपका ब्रिटिशर है वो वहीं जा रही थी और वही उसका अंतिम रूप से आपका प्रयोग कर रहे थे। क्लियर है? इतना हम लोग कल आपका देख चुके थे। अब उससे आगे ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें मैंने पढ़ा कि जो आपका व्यवसायीकरण हो गया था, जो आपकी नकदी फसलें थी उनकी क्या थी, गुणवत्ता के जो थे वो मिले थे हमें, आपके उनके रिजल्ट वो बहुत अच्छे थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, अच्छों में उस उच्च उत्पादक के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। यानी कि जो उन्हें आपका प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो उन्हें प्रॉफिट नहीं मिला। क्लियर हो गया? अल्टीमेटली किसे मिल रहा था हम देखते हैं। देखिए, जिनका प्रयोग अंततः जो हमारे इंग्लैंड में
लगे जो आपके क्या थे बच्चों, कारखाने थे। देखिए जो इंग्लैंड में कारखाने लगाए जाते थे, यानी कि जितना भी हमारा जो भी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हुई थी, जो भी आपकी वाणिज्यिक फसलें थी, वो आखिर में कहाँ जा रही थी, हमारे लंदन ही वो आपका जा रही थी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपज शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। यानी कि भले ही कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन उन सुधारों में अगर आप देखेंगे तो जो आपका भारत है वो बाढ़ के मामले में, बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की जो उपज शक्ति है उसके मामले में क्या है बच्चों, आपका पिछड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे आज भी कहीं ना कहीं बाढ़ों की बारंबारताएं आपको देखने को मिलती हैं, और आप न्यूज़ के माध्यम से, आप अखबार के माध्यम से सुनते होंगे कि आज बिहार में बाढ़ आई, आज बंगाल में बाढ़ आई, या फिर यूपी के अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आई। यानी कि आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें स्थिति आकलन करने को मिल जाती है कि बाढ़ की स्थिति से जो हमारी फसल है वो पूरी जो नष्ट हो जाती है, और साथ में जो भी अन्य फैक्टर है वो भी उसके कारक क्या होते हैं बच्चों, उत्तरदायी होते हैं। उस समय बाढ़ भी थी, और बाढ़ के साथ जो उत्पादकता थी वो भी क्या नहीं थी, अच्छी नहीं थी। चलिए ध्यान दीजिए। और जबकि किसानों ने के एक छोटे से वर्ग ने अपना फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्य फसल उगाना आरंभ कर दिया। यानी कि आप देखेंगे जो एक छोटा किसान है जिसके पास बहुत कम जमीन है बच्चों, उसकी जमीन में उसने क्या होगा, जो अपनी खाद्यान्न फसलें आपकी उगा रहा था उसकी जगह उसने कौन सी फसलें उगानी शुरू कर दी बच्चों, आप बताइए, वाणिज्यिक फसलें। यानी कि ऐसी फसलें जिनको वो तुरंत आपका अपने खेत से या एकदम आपका मंडी में ले जाकर बेच सकता था, ऐसी फसलें उसने उगाना शुरू कर दी। काश्तकार का मतलब होता है जो आपके व्यापारी होते हैं, कि एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना तो संसाधन थे और ना ही आपका तकनीक और ना ही कोई प्रेरणा। यानी कि आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चों जो हमारे किसान थे, जिस किसानों ने, जिसका जमीन का छोटा टुकड़ा भी था, वो अपनी खाद्यान्न फसलों की जगह क्या उगाने लग गया था, जो भी आपकी कमर्शियल क्रॉप्स है, जो आपकी वाणिज्यिक फसलें, वो उसको उगा रहा था। किसके लिए, ताकि उसको लाभ मिले। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे छोटे काश्तकार थे, जो हमारे आपके किसान वगैरह थे, उन चीज़ों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था कुल मिला के। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से जो भी आपकी फसल थी वो किसके पास जाती थी, आपके ब्रिटिशरों के पास, और वो आप उस फसल को कच्चे माल के रूप में वो लोग उसको प्रयोग करके इंग्लैंड भेजते थे, और वो वहाँ जाकर उद्योगों के अंदर एक नई आपका प्रोडक्ट के रूप में कहाँ आती थी, भारतीय बाजारों में आती थी। यानी कि अल्टीमेटली जो भी आपका लाभ हो रहा था बच्चों, वो किसे हो रहा था, अंग्रेजों को ही हो रहा था। और जिससे इन सब नीतियों के माध्यम से, चाहे वो आपकी जमींदारी प्रथा आई हो, चाहे आपका जो फसल वाणिज्यीकरण है ये आया हो, या जो भी अन्य आपका नीति रही हो, चाहे हमारा सिंचाई में पिछड़ापन हो, चाहे हमारी फसल में उत्पादकता कम हो, या फिर इन सब चीज़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भारतीय कृषि है वो पिछड़ गई। और आप देखेंगे जो ब्रिटिश उपनिवेश काल में हमारी कृषि का क्या हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया, और यहाँ के किसानों की स्थिति चरमरा सी गई थी। और ये स्थिति हमने अब तक देखी। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको ये क्षेत्र पढ़ाया है, कृषि क्षेत्र, आपको समझ आया हो बच्चों। चलिए आप एक बार फिर भी दोबारा आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि जहाँ भी आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको बता दूँ। मैं आपको जहाँ अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से अंडरलाइन करिए, और ध्यान रखना है कहीं ना कहीं आपके लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय जैसे प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिनके द्वारा ये चीज़ें बदली, आपको समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, जो भी अगला सेक्टर है हम उस पर ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए डिजिटल वर्ड की तरफ आप लोग सभी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, एक नया क्षेत्र आया है और हम देख रहे हैं उसको औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र देख रहे हैं बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र। यानी कि अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों के समय जो भी चीज़ें हुई थी और औद्योगिक रूप में, हम उसकी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कैसी नीतियां थीं जो बदली, या क्या था उस समय में। आइए देखते हैं। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकास नहीं कर पाया। देखिए जिस प्रकार हमारी एग्रीकल्चर आपका डेवलप नहीं हो पाई औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत बच्चों, उसी प्रकार जो हमारा इंडस्ट्री है वो भी क्या नहीं कर पाई, अपना एक अच्छा विकास नहीं कर पाई। कारण था उसका, देखिए आप आगे देखेंगे, देश की विश्व प्रसिद्ध जो आपकी शिल्प कला का पतन हो रहा था। यानी कि आप देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा देश है बच्चों, हमारे देश के अंदर शिल्प कला बहुत अपने कैसे थी, बहुत
विकसित थी, सुप्रसिद्ध थी, लोगों में आपकी डिमांड थी कि जो भारत की आपकी चीज़ें बनती हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और जो भी उनके द्वारा बनाई गई सारी आपकी चीज़ें विश्व विख्यात थी, और कहीं ना कहीं उनकी विश्व बाजार में आपकी मांग थी, क्योंकि जो उच्च गुणवत्ता के साथ उत्पादक वस्तु जो उसमें लगाई जाती थी और भारतीय जो सामान थे वो उनकी मांग को और ज़्यादा बढ़ाती थी। इस प्रकार क्या था, जो विश्व में हमारी शिल्प कला की क्या थी, बहुत अच्छी मांग थी। लेकिन औद्योगिक समय के आने के बाद जब ब्रिटिश आए, जब इनकी नई औद्योगिक नीति आई, तो वो सब चीज़ें आपकी पिछड़ती चली गई और उनका धीरे धीरे पतन हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। किंतु उनकी प्रतिष्ठा, परंपरा का स्थान लेने सकने वाले किसी औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। यानी कि जब उनकी नीतियां आई तो उनकी नीतियों ने कुछ भी ऐसा नहीं करा जो आपके मॉडर्न जो उद्योग हैं उनकी रचना नहीं हो पाई। क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका जो एक मेन कारण यही था कि जो भी उनकी नीति बने, औद्योगिक नीति हो, वो सारी उनके हित में ही होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा। आगे देखते हैं, भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। यानी कि जो भी वो अपनी औद्योगिकरण की जो आपकी नीति बना रहे थे, उनके पीछे कैसा था, उनका दोहरा अपना उद्देश्य था। यानी कि कोई उनका और अपनी एक उद्देश्य था, उनका मंशा थी कि वो किस प्रकार से यहाँ की औद्योगिक चीज़ों को आपका लागू करेंगे। देखते हैं, एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। यानी कि आप सिंपल देखिए, उनकी पहली थ्योरी क्या थी बच्चों, उनकी पहली थ्योरी यही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भारत को एक क्या बनाना है, आपका निर्यातक देश बनाना है। यानी कि हमें केवल भारत से कच्चा माल ही चाहिए। उनकी ऐसी पॉलिसी थी कि हमें क्या करना है, हमें भारत से कच्चा माल बनाना है। उन्होंने अपनी जितनी भी औद्योगिक अपनी नीतियां बनाई, इसी अनुसार बनाई, ताकि जो भी हम ले सकें, हम कच्चे माल के रूप में ही भारत से अधिक प्राप्त करें और उसको अपनी इंग्लैंड के अंदर ले जाकर अपने देश के अंदर उसको नया मैन्युफैक्चरिंग करके, विनिर्माण करके वस्तुएं बनाया जा सकें और उसको विश्व बाजार में या भारत के बाजार में उसको बेचा जा सके। बच्चों आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, वे उन उद्योगों को के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। यानी कि सिंपल आप ही समझिए, जो उनकी नीतियां थी, जिसके माध्यम से वो क्या कर रहे थे, भारत में अपना कच्चा माल लेके इंग्लैंड जा रहे थे, उसी इंग्लैंड वाली चीज़ को, जो आपका सामान उन्होंने जो आपका बनाया है बच्चों, उसी सारे सामान को वो क्या करना चाहते थे कि जितना हमने सामान बनाया वो सामान वापस आकर कहाँ बिके, इंडिया के बाजार में। यानी कि अल्टीमेटली उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत से कच्चा माल प्राप्त किया जाए और उसको वापस इंग्लैंड लिया जाए और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके उसको वापस भारत में उच्च दामों में बेचा जा सके। यानी कि कुल मिलाकर जितना भी लाभ हो, सब कुछ किसे हो, इन्हें हो। अब आप मुझे बताइए बच्चों, अगर जो चीज़ आपकी मशीन से बनी होगी और जो एक हाथ से बनी होगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, वो उनके निर्माण में बहुत साफ, आप इस पर देख सकते हैं कि जो आपका मशीन से बना होगा वो एक फाइन क्वालिटी का होगा, यानी कि उसकी बहुत अच्छा दिखने में बड़ा अच्छा रहा होगा। और जो हाथ से बनता है वो कहीं ना कहीं आपका देखेंगे वो इतना अच्छा नहीं मिलता। आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जो आपके खादी के कपड़े बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से, जो हमारे बुनकर लोग होते हैं वो सब कपड़ा बनाते हैं, और एक वही कपड़ा है जो आपका मशीन से बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाथ से बना है, जो उसकी फिनिशिंग क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन जो मशीन से बना है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यही कारण रहा, जब जो कपड़ा इंग्लैंड में बना और वो वापस जब भारतीय बाजारों में आया बच्चों, तो उस भारतीय बाजारों में क्या हो गई, उसकी मांग बढ़ी। और जब मांग बढ़ने के अनुसार क्या हुआ, तो जो यहाँ की देसी चीज़ें थी उनकी मांग कम हो गई, और जो उनकी मांग कम होगी, जब उनकी चीज़ें कम बिकने लगी, तो कम बिकने के अनुसार ही क्या हुआ, जो यहाँ के जो काश्तकार थे, जो छोटे मोटे जो आपके लोग थे बच्चों, उनका क्या हो गया, सबका हास होना शुरू हो गया। यानी कि उनके उद्योग हल्के हल्के आपके बिगड़ने लगे, नष्ट होने लगे। और यही तो वो ऐसी नीतियाँ थी जो वो चाह रहे थे कि कुछ भी हो, यहाँ की औद्योगिक नीति को हमें क्या करना है, अपने अनुसार ढालना है, अपने अनुसार ही क्या करना है, परिवर्तित करना है। और लगभग उस नीति में वो बहुत ज़्यादा आपका सफल भी रहे। आइए आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया कि उनकी पहली पॉलिसी क्या थी कि भारत को क्या बनाना है, एक आपका निर्यातक, और दूसरा क्या बनाना है, एक भारत को बाजार। यानी कि एक तो उन्हें क्या चाहिए था, आपका निर्यातक देश, जहां से उन्हें क्या मिल सके बच्चों, कच्चा माल प्राप्त हो सके, और दूसरा क्या होना, उन्हें एक बहुत बड़ा बाजार बनाना था। ठीक है, इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश
के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। यानी कि उनका क्या मेन उद्देश्य क्या था बच्चों, अल्टीमेट आखिर में, कि क्या करना है, अधिकतम जो लाभ है वो किसके लिए करना है, अपने देश के लिए। और कौन था उनका देश, आपका ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड ही क्या था, देश था उनका। और वो कौन लोग थे बच्चे, वो आपके ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे। उनका मेन काम क्या था कि भाई कुछ भी हो जाए हमें अपने देश के लिए लाभ कमाना है। उनकी ऐसी पॉलिसियां थी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा कि उनकी दो नीतियां क्या थी, जो उनका दोहरा जो आपका उद्देश्य था। आपको मैं करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। एक आपका निर्यातक बनाना है भारत को, और दूसरा एक भारत को आपका विशाल बाजार बनाना है, ताकि जो उनकी चीजें हैं वो यहां सब बिक सके। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी। क्या फैल रही थी बच्चों? एक भारी बेरोजगारी आपकी फैल रही थी। अब देखिए बेरोजगारी क्यों फैलेगी। आप अगर देखेंगे जो यहाँ के भारतीय जो आपके शिल्पकार हैं, जो भी चाहे आपकी कुछ भी काम कर रहा है, आपका कपड़ा बना रहा है या कोई आपकी मूर्तियां बना रहा है या कोई अन्य उत्पाद कर रहा है, और उनकी क्या होगी, मांग कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब उनकी मांग कम हो जाएगी तो जो उनके उत्पाद हैं, जो उनकी बनी वस्तुएं हैं, वो भारतीय बाजार में कम बिकेंगी। और ज़्यादा किसकी बिकेंगी? जो आपके ब्रिटिशर की है। तो धीरे धीरे जो हमारे स्थानीय उद्योग हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे, नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब उनका उद्योग, जो उनका सामान है, बिकेगा ही नहीं, तो आपकी नई वस्तुएं कहाँ से बना पाएंगे वो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। अब देखिए क्या हो रहा था, मांग भी बढ़ रही थी। किस प्रकार? जिस प्रकार आप देखेंगे जब भारतीय लोगों का जो स्थानीय सामान था वो आपका नहीं बढ़ पा रहा था, तो नहीं बढ़ पाने की वजह से क्या हुआ, जो उनकी मांग बढ़ रही थी। और जब वो चीज़ उन्हें अल्टीमेटली नहीं मिल रही थी, फिर वो कहाँ से आ रही थी? जो हमारा नया जो आपका वस्तु थी, चाहे जो आपकी इंग्लैंड में बन रही थी, वही चीज़ें उनको प्राप्त हो रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा बाजार था वो हमारे हाथ से छूट रहा था। यानी कि जो हमारे काश्तकार थे, जो हमारे छोटे उद्योग करता थे, चाहे जो आपका रेशमी कपड़े बना रहा हो, सूती कपड़े बना रहा हो कपास के, या फिर जो भी आपकी अन्य चीज़ें ऐसी बना रहा हो जो हमारे भारतीय बाजार में जिनकी पहले बहुत डिमांड रही थी, वो सब उनके हाथों से छूट रहा था। और धीरे धीरे छूटने की वजह से जो भारतीय बाजार थे किसके हाथों में जा रहे थे? इंग्लैंड के हाथों में जा रहे थे। और आप देखिए जब सारे बाजारों पर हमारे विदेशी के मतलब अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, तो बच्चों आप जान सकते हैं कि बाजार का वृहद लाभ आपका किससे मिलेगा? तो अल्टीमेटली उद्देश्य किसका होगा? अंग्रेजों का। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सुनो, जितना आपको बता चुका हूं, उन्हें लाभ। और उनकी नीतियां जो हमारी औद्योगिक पॉलिसी के अनुसार कैसी हैं बच्चों? केवल कौन सी हैं कि हमें क्या चाहिए? लाभ चाहिए। और लाभ में भी जिन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई उसको भी दोहरा शासन रखा है। यानी कि भारत से कच्चा माल भी खरीदना है और वही कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग करके वापस इंडिया के बाजारों में ही बेचना है। यानी कि अधिकतम लाभ कमाना उनका मेन क्या हो गया? उद्देश्य होगा। किसके माध्यम से? जो औद्योगिक क्षेत्र वो अपना नीतियों को जो अपना आपके डेवलप कर रहे थे बच्चों। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए आप लोग। इस मांग को देखिए, इसमें देखेंगे, इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यानी कि जो आपकी मांग चल रही थी उस मांग को कैसे पूरा करा गया? जो आपके सामान आपका विदेश से, इंग्लैंड से जो आया था, और वो कैसा था? आपका सस्ता निर्मित था। किसके मुकाबले? जो आपके भारतीय स्थान के, जो आपके लोकल आपके चीज़ आपकी जो मिलती थी, चाहे वो आपका कपड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके सामने जो भारतीय चीज़ें थी वो महंगी थी, और जो आपके ब्रिटिशर की चीज़ें थी, इंग्लैंड की चीज़ें थी, वो क्या थी? सस्ती थी। अब देखिए आदमी किसे खरीदता है? जो चीज़ आपकी सस्ती होती है और ऊपर से अच्छी हो, फाइन क्वालिटी की हो, तो मांग किसकी ज़्यादा बढ़ेगी बच्चों? जो अच्छा होगा और सस्ता होगा। तो इसी प्रकार भारतीय बाजारों में किसकी मांग बढ़ गई? अंग्रेजी सामानों की। और अंग्रेजी के सामानों की मांग बढ़ने के कारण जो भारतीय स्थानीय के जो आपके जो कार्यकर्ता थे, जो लोग अपना छोटी मोटी इंडस्ट्री चला रहे थे, कुटीर उद्योग चला रहे थे, उनमें क्या हो गया बच्चों? पूरी तरह आपकी बेरोजगारी फैल गई। क्योंकि जब उनके उद्योग आपके टफ होने, बंद होने शुरू हो गए, तो उन्हें क्या नहीं मिल पाया? आपका लाभ नहीं मिल पाया। और धीरे धीरे क्या हो गया? वो अपने पतन की ओर बढ़ना शुरू हो गए। आगे देखते हैं। यद्यपि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। कह रहा है कि जब आपकी 19वीं सदी आई, 19वीं सदी में क्या हुआ? कुछ आपके आधुनिक जो आपके मॉडर्न जो आपके इंडस्ट्री हैं उनकी स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी रही। और प्रारंभ में तो यह केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। यानी कि आप देखेंगे बच्चों,
जब भारत में जो आप आधुनिक जो आपकी फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, उन फैक्ट्रियों में क्या था मेन, या तो जो आपकी पटसन की लग रही हैं, या तो उनसे कपड़ा बनाना है, या कुछ चीज़ें मतलब सूती वस्त्र बनाने हैं। यानी कि कोई भी ऐसी हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, भारी उद्योग नहीं था, या फिर कोई ऐसा खास वो लोग अपने देश में आधुनिक अगर उन्होंने कोई उद्योग भी लगाया तो वो नहीं उत्पादन कर पा रहे थे, जिससे क्या हो सके जो भारतीय बाजार में जो आपके ब्रिटिशों द्वारा जो सामान लाया गया था उसको कंपटीशन दे पाएँ, उसको आपका टक्कर दे पाएँ। लेकिन भारत में क्या होता था, बहुत ही सस्ती मतलब जो क्वालिटी आपकी थी वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी, और जिससे क्या हुआ, उनका विकास भी बहुत कैसा हो गया, जो भारतीय नए उद्योग खोले थे जो पूरे आधुनिक थे उनका विकास भी अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जो मांग को थे, वो जो उनकी मांग थी उसको मांग को वो पूरा नहीं कर पाए भारतीय उद्योग, और कहीं ना कहीं वो उनकी जो रेट थी, ग्रोथ रेट, वो उनकी पिछड़ गई बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमों द्वारा आपके लगाई गई, यानी कि ज़्यादातर क्या लग रही थी, आपकी सूती मिल जो थी सब वही लग रही थी, आपकी कॉटन इंडस्ट्री वाली लगाई गई थी भारतीय उद्यमों द्वारा। और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र का मतलब बच्चों इसमें लिखा है आज का महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि आप सिंपल देख सकते हैं कि जो सबसे पहले अगर आपकी मिलें लगी, कौन सी बच्चों, आपकी कपड़ा मिले महाराष्ट्र में, और कहाँ लगी, गुजरात में। यही कारण है आज भी महाराष्ट्र और गुजरात में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या है, कपड़े की मिलें हैं। और उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग पीरियड से ही क्या हुआ है, वहाँ इस प्रकार की उद्योगों को क्या मिला है, प्रोत्साहन रहा है। और यही कारण है कि आज भी जो भी हमारी सारी कॉटन इंडस्ट्री है अधिकतर वहाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है, यानी कि ये कह रहा है कि जो भी आपका पटसन उद्योग लगा है, जो भी आपका कपास वाला उद्योग लगा, इसका मुख्य श्रेय कैसा जाएगा, अल्टीमेटली जो आपके विदेशी हैं आपका उन्हें ही जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे देखते हैं। यह केवल उद्योग बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा, यानी कि जो आपका पटसन का उद्योग जो आपका लगा वो कहाँ तक सीमित रहा, केवल बच्चों आपका बंगाल प्रांत तक ही आपका सीमित रहा। ठीक है, और जितने भी ये वैसे जो आपके वस्त्र लगे थे ये पहले कहाँ थे, मैंने आपको बताया कि जो और इंडस्ट्री जो आपकी लग रही थी बच्चों वो कहाँ लगी थी आपकी, ये सब आप सूती मिल वाली महाराष्ट्र और गुजरात में, और पटसन की कहाँ लगी, वेस्ट बंगाल में आपकी सीमित हो गई। क्लियर हुआ। तो ये हमने जितना भी अभी देखा कि जो हमारी आपकी सूती मिलें लगी हैं, हमारे पटसन उद्योग लगे हैं, ये कब डेवलप हुआ बच्चों, तो जो हमारी 19वीं सदी है इसके बाद में ये सब चीज़ें क्या हुई, आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। और वो भी कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुई बच्चों, बहुत छोटे स्तर पर ये चीज़ें आपकी क्या हुई, लागू हुई, या ये आपकी चीज़ें शुरू हुई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक सदी में हमने देखा कि 19 सदी में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं, चाहे भले ही आपकी बहुत कम मात्रा में हो, आधुनिक उद्योग की स्थापना भारत में होने लग गई थी। क्लियर हो गया, चाहे वो आपका सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग हो या आपका पटसन वाला उद्योग हो, इसमें आपके लगना शुरू हो गई थी। आगे देखते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात के उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। कह रहा है कि शुरू में क्या हुआ, आपके जो अगर आप देखेंगे 20वीं सदी जो आपकी नई लगी, वहाँ इस नई सदी में क्या हुआ, लोहा और तथा टाटा आयरन स्टील यानी कि आपका टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में हुई। यानी कि बच्चों आप ये समझिए, जब सबसे पहले आपकी 19वीं सदी आई और 19वीं सदी आने में क्या लगी, आपकी सूती मिलें लगी और जो आपके पटसन उद्योग था उनका विकास हुआ, और वो भी एक निश्चित क्षेत्र में। अगर सूती मिल लगी है तो आपकी महाराष्ट्र में लगी है और गुजरात में लगी है। और जो आपके पटसन उद्योग बन के आए बच्चों, यानी कि जो जहाँ पटसन उद्योग स्थापना करी गई वो आपका था कौन सा क्षेत्र, आपका बंगाल रीजन में क्या हुआ, पटसन उद्योग की स्थापना हुई। यानी कि जो भी कोई आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियाँ जो आपकी लग रही थी आधुनिक, वो एक क्षेत्र विशेष में ही क्या हो रही थी, आपकी लगाई जा रही थी। उसी दिशा में ये तो हमारा वो विकास था जो हमारा 19वीं सदी में हुआ। और 20वीं सदी जब हमारी स्टार्टिंग होती है, आरंभिक दिनों में आप देखें जो 1900 का दशक है, तो 1907 में क्या हुआ, टाटा आयरन ईल जो आपकी टिस्को है इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और ये कैसा उद्योग है बच्चों, हमारा भारी उद्योग है। कैसा उद्योग है, भारी। और इसमें क्या होता है, जो हमारे लोहे से निर्मित जो आपकी चीज़ें होती हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे वो कोई भी उत्पाद हो, उनकी क्या हो गई, स्थापना। यानी कि आप मान सकते हैं कि भारत की जो सबसे पहली जो आपकी इंडस्ट्री स्थापना हुई है, और हैवी इंडस्ट्री में तो आप उसको क्या मान सकते हैं, जो आपकी टिस्को है आप इसको मान सकते हैं। और यही टिस्को आज भी वर्तमान में भारत की सबसे ज़्यादा जो आपकी
आयरन और स्टील सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है इंडिया में, यही वो टिस्को है। आप देखिए कब की स्थापना हुई है और जो आज तक क्या कर रही है, आपकी अपना निर्माण कर रही है। बच्चों आगे देखिए, तो ये क्या है आपकी टिस्को, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और अगर आपके प्रश्न यह बनता है कि आपका टिस्को की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि 1907 में हुई। और कौन सी सदी थी, तो आपको 20वीं सदी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके जो प्रश्न बनते हैं बहुविकल्प, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और साथ में ये भी आपको प्रश्न मिल सकता है लघुत्तरीय में कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास भारत में किस प्रकार हुआ, कौन कौन से कारक रहे और कौन कौन सी आपकी उद्योगिक नीति थी या कौन कौन से उद्योग आपके लागू हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो आपका लागू हुए, जो आपकी नीतियाँ थी, किस प्रकार के उद्योग आपके क्या हुए बच्चों, लागू हुए। आगे देखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट उद्योग, कागज आदि तथा कुछ कारखाने भी क्या हुए, स्थापित हुए। यानी कि अगर आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो रहे थे, और भी चीज़ें आपकी क्या हो गई बच्चों, लागू हो गई। यानी कि आप देखिए कहीं ना कहीं जो आपकी 19वीं और 20वीं सदी थी, वो हमारे उद्योग के डेवलपमेंट में हल्के हल्के आपका क्या कर रही थी, बहुत ही धीमी गति से विकास कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकास हो रहा था। और हमने ये भी देखा कि 20वीं सदी के आरंभिक चरणों में टिस्को की स्थापना हो चुकी है, जो एक भारी उद्योग है। और साथ में हमारी मीलें और जो हमारे सीमेंट उद्योग हैं, ये भी सब आपके लगना शुरू हो गए। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से देखा और जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है आज हम इसको आधा ही देख पा रहे हैं, समय समाप्त होने जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आप एक बार ज़रूर अपने घर जाके ज़रूर इसको पढ़ेंगे। और कोई अगर ऐसा बच्चा जिससे कि ये हमारा टॉपिक आपका छूट गया है, वो हमारी क्लास नहीं ले पाया, तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो उसको दोबारा पढ़ सकता है और जो भी अन्य क्लासें उनको अपना क्या कर सकता है, अच्छे से रिवीजन कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।